चलें जी, एथिक्स की हमने बात कर ली और कोशिश की कि थोड़े बहुत आपको एथिक्स आएँ, लेकिन नहीं आने। भैंस के आगे बीन बजाओ ना, एटलीस्ट वो फिर भी समझ जाएगी, लेकिन एथिक्स नहीं हमें आ सकते। अब ज़रा हम बात करते हैं इसी चैप्टर का, एक कनेक्टेड एरिया है लेकिन हम इसको एज अ सेपरेट चैप्टर के तौर पर डील कर रहे होते हैं, डैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, ज़ाब्ता इखलाक। होता है ना, उमर अकमल को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पे निकाल दिया गया, और ऐसा निकाला कि रोता है बैठ के अभी तक कि भाई हुआ क्या मेरे साथ। बाबर आजम को नहीं निकालते, उसको निकालते हैं तो फिर हम बड़ा गंदा हारते हैं टेस्ट मैच, उस टीम से हार जाते हैं कि अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो बददुआ लगी है बाबर आजम की ना, कि उसने ट्रॉफी भी जीत गई है PSL की, और अब वो मज़े ले रहे हैं कि हारो। तो कहते हैं ना, योर अपॉलॉजी मस्ट बी लाउड इनफ, जितनी माफ़ी मांगो फिर मैं खेलने जाऊँगा। तो वो अपना सही और इन्जॉय कर रहा है इस वक्त। और हम क्या पढ़ रहे हैं? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली ज़ाब्ता इखलाक जो है उसको डिस्कस करेंगे। हर प्रोफेशन की अगर बात करें तो हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ हमने ज़ाब्ता बना देते हैं कि आपने इस तरह से काम करना है। जैसे अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स के भी कोड ऑफ एथिक्स हैं कि उन्होंने हर एक मरीज़ को मरीज़ ही समझना है। ये है अच्छे डॉक्टर्स के लिए। हमारे वालों के लिए है कि हर एक मरीज़ जो है आपके लिए बकरी और आप कसाई हैं, हमारे लिए कसाई होता है। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या है कि पेशेंट्स जो हैं वो उनके लिए सबसे क्या होते हैं, अहम होते हैं। इवन आपका बदतरीन दुश्मन भी है ना डॉक्टर्स के लिए, और वो आ गया है इलाज करवाने के लिए, तो आप उसको ट्रीट ही करेंगे। बेशक आप उसको जहर का टीका लगा सकते हैं, लेकिन आप नहीं लगाते, बिकॉज कोड ऑफ एथिक्स में है। तो जिस तरह डॉक्टर्स के कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिस तरह इंजीनियर्स के कोड ऑफ एथिक्स हैं, जिस तरह सियासतदानों के कोड ऑफ एथिक्स हैं, अच्छा सारे हंस रहे हैं, उनके तो है ही नहीं। जिस तरह उनके भी कोड ऑफ एथिक्स हैं कि वो किसी भी जब हलफ लेते हैं तो कहते हैं कि हम किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मुल्क के, कौम के और आइन के वफादार रहेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स तो हैं, तो रहते भी तो हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी क्या हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं। अगर आपको ये कोड ऑफ एथिक्स ना पढ़ाए जाएँ, ना समझाए जाएँ, तो आप फिर खुले सांड हैं। साफ सीधी बात है, एक वो बंदा जिसको हम उसका ज़ाब्ता इखलाक ही ना समझाएं कि भाई क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, और उसके हाथ में मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज़ के ट्रांजैक्शंस दे दें, तो क्या करेगा? खुद सोचें। तो एक सेठ आदमी, उसने सारा कुछ तो आपके हाथ में दिया हुआ है कि भाई मेरा बिज़नेस चलाओ, पब्लिक का इंटरेस्ट भी आपकी तरफ है कि बिज़नेस सही चला रहे हैं, गवर्नमेंट भी आपकी बात मान रही है कि हाँ सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कितने आपके ऊपर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप ही करप्ट निकलें, जो हमें फील हुआ लास्ट क्लासेस में डिस्कस करके, जब कुछ सवालों जवाब हुए तो समझ लग गई कि भाई ये ज़रदारी के भी सुपरलेटिव डिग्री आने वाली है अगली फ्यूचर में ना, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बेहतर है कि कहते हैं कि जब आप CA में आए और कैफ लेवल पे आए ना, तो तब से ही कोड ऑफ एथिक्स सीखते आए कि ये काम आप लोगों ने नहीं करने, और अगर ये फड्डे पड़ जाएं तो इन फड्डों का आपने हल कैसे करना है, वो है। अब ये चैप्टर जो है ना, ये एरिया बेसिकली ये प्योर जो है समझने वाला है। इसमें से केस स्टडी आएगा। अब केस स्टडी में क्या आएगा, बेसिकली आपको इसका सवाल जो आएगा वो आपको बताएगा कि एक पूरा सिनेरियो गिवन करेगा, उस सिनेरियो में आपको बताएगा कि थ्रेट्स क्या हैं, क्या आपको खदशात हैं। थ्रेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे आपने, और इन थ्रेट्स के बारे में जो सेफगार्ड्स ऑप्ट करने चाहिए कि इन थ्रेट्स को हमने किस तरह जो है वो हल करना है, वो देखेंगे। तो ये सारा आपने इसको समझना है। आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें रीडिंग वाला कुछ है ही नहीं। डेट इज़ प्योर एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ जो हमने यहाँ पे लेके चलनी है। हमने लास्ट लेक्चर में जब एथिक्स की बात कर रहे थे, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे कोड एथिक्स के। वो क्या थे? इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, उसके बाद था प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना, उसके बाद था कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्टिविटी। ये हमारे जो 5 जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अपने प्रोफेशन में क्या करने चाहिए, ऑप्ट करने चाहिए। लेकिन जब हम जाते हैं, हम अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, तो इनके
ऊपर हमें कुछ जो है वो ख़दशात फेस करने पड़ते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं, हमने उन थ्रेट्स को ओवरकम जो है वो क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ पे मैनेजर हैं, मैनेजर फाइनेंस है, आपका काम है कि भाई हर चीज़ जो है वो सही रिपोर्ट करनी है। आपका मालिक आता है जो आपको तनख्वाह दे रहा है, कहता है जी यार इस दफ़ा ना ये 50 लाख का एक्सपेंस बुक कर दो। आपके सर रसीद कि रसीद नहीं मैं करूँ, कर दो। आया मसला, हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल किसके ऊपर है? इंटेग्रिटी के ऊपर, कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और आपको मजबूर किया जा रहा है कि ये चीज़ करके दो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्या की जाएंगी, आपको सवाल में पूछी जाएंगी। सवाल पूछा जाएगा कि जी आपने सेल्स कर दी हैं, आपने सेल्स की हैं अपने भाई को, आपके बिज़नेस ने, और आपने वो सेल्स की हैं सस्ती मार्केट से, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इसको मार्केट रेट के ऊपर ही बुक करो। अब जाहिर सी बात, अगर चीज़ 100 की बेची है और आपसे कहा जा रहा है कि नहीं इसको 200 रुपये की चीज़ शो करो, सेल्स क्या हो जाएंगी? ओवरस्टेट। सेल्स ओवरस्टेट तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ओवरस्टेट। आप कहते हैं मैं नहीं करूँगा, कहते हैं तुम्हें निकाल देंगे। मसला है कि नहीं? तो इसको कैसे हमने ओवरकम करना है? तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, इस चैप्टर में समझनी होती हैं कोड ऑफ एथिक्स में। तो जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, आपने सिर्फ ये टेबल समझना है। ये टेबल आपको समझ आ जाए तो आप किसी भी सिनेरियो को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। बिकॉज आपके लिए ये कोड ऑफ एथिक्स आपने हर जगह पे चलाने हैं। आप आगे जाके सीआर पढ़ेंगे, सीआर में कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर है। आगे जाके आप ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर आएगा। हर जगह पे यही कोड ऑफ एथिक्स में आप ये इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब देखें, बेसिकली आप कौन हैं? आप अकाउंटेंट हैं या आपकी अकाउंटिंग फर्म है। आप बीइंग एन अकाउंटेंट किसी बिज़नेस को या बीइंग अकाउंटिंग फर्म किसी बिज़नेस को क्या कुछ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। सबसे पहली बात है कि आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बना रहे होते हैं, आप उनका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप उनको ऑडिट जो है वो भी करके दे रहे होते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने ऑडिट करना है और ऑडिट में क्या पकड़ना है, आपने जो फ्रॉड वगैरह जो है आपने वो आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर आपने ख़ुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हो और आप ख़ुद ही उसका ऑडिट कर रहे हो तो आइडेंटिफाई कुछ होगा? आपको पता है हम चोरी क्या की है, तो चोरी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपने ख़ुद ही से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है और ख़ुद ही आप उसका टैक्स कैलकुलेट करने बैठ गए हैं तो क्या सही कैलकुलेट करेंगे? जाहिर सी बात है आपकी कोशिश होगी कि हम टैक्स को क्या कर दें, अंडरस्टेट कर दें। अगर आपने टैक्स खुद कैलकुलेट किया है और आप जाके उसके ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करके चेक करें टैक्स ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो टैक्स आपके दोस्त ने कैलकुलेट किया है और ऑडिट आप कर रहे हैं, दोस्ती भी है, रात को इकट्ठा सिगरेट पीने बैठ के, तो क्या करोगे फिर आप? हाँ ठीक है जिसने की है। तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो आप फेस कर रहे होंगे। बिकॉज एक अकाउंटेंट जो है वो मल्टीपल रोल्स में, हम लेक्चर्स में हमेशा बात करते रहते हैं कि बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ आप लोगों ने जाके ऑडिट नहीं करना। जो बंदा आपको हायर करेगा, जो बंदा आपको 2 लाख 3 लाख दे रहा है, उसकी अजम्पशन है कि आप उसके लिए वेरियस रोल्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिए आपने अकाउंटेंट भी हैं, उसके लिए आप टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं, उसके लिए आप रिव्यू भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको ऑडिट की नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए ये है कि आपको आईटी की नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए आप डाटा भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको ईआरपी भी आना चाहिए। तो वो एक बंदा आपसे मल्टीपल रोल जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसलिए तो आप सीएस हैं, वरना अगर आपको यही काम आता हो तो फिर आप बीकॉम करके बैठे। तो सीएस क्या है? बेसिकली आप डाइवर्सिफाई होते हैं, आपने डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप हर काम कर सकते हैं। जब एक बंदा सारे काम कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहा है, तो खुद ही काम किए और खुद ही चेक करने बैठ जाए, खुद ही अपनी रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या आएगा? सर सब ठीक है, तो गलत हो ही नहीं। तो ये सारे कुछ जो मसले मसाइल जो हैं इनको हमने क्या करना है, एड्रेस करना है। तो जो हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वही इंटेग्रिटी, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और ऑब्जेक्टिविटी है। जब हम अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं क्या ये ओवरलुक तो नहीं हो रहे? ये हमने क्या करना है, देखना है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमें ये कुछ थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अब आप इसे क्रैम करने बैठेंगे, मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक समझाऊँ सिनेरियो कि जी आप अकाउंटेंट से आपने ही उसके लेजर बनाए हैं और आप टैक्स बना रहे हैं, पेपर में कोई और सिनेरियो आ जाए
तो ये सवाल सारे का सारा कौन सा आएगा आपको, सिनेरियो बेस्ड आएगा। तो रेदर देन बुक से क्रैम करें, आप इसको समझें कि सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि सिनेरियो जो गिवन है उसमें मसला कौन सा है। बिकॉज हमारे पास 5 मसले हैं, 5 किस्म के थ्रेट, 5 किस्म के खदशात जो हैं वो हम फेस करेंगे जब हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, कि आपके खुद ज़ाती इंटरेस्ट उसमें हो या आप इन्फ्लुएंस कर रहे हों, तो ये क्या है? आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आप एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं और आप ही उस कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हैं या आप ही उस कंपनी के टैक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं आ गया? अब जब आप एक कंपनी को टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप ही उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, आपको डिविडेंड भी मिलना है और डिविडेंड मिलता है हमेशा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, तो क्या आपकी कोशिश नहीं हुई कि यार टैक्स कम हो ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मेरे पास क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। तो एक थ्रेट कौन सा हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है कि वहाँ पे आपके माली मामलात जो हैं वो इन्वॉल्व है, जिससे आपको क्या होगा? ज़ाती फ़ायदा मिलेगा। जिससे क्या मिलेगा? आपको ज़ाती फ़ायदा मिल रहा होगा। इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंटरेस्ट कहेंगे, कि आपको ज़ाती उसमें इंटरेस्ट है, ज़ाती फ़ायदा है, आपको, आपके रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदारों को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, दैट इज़ सेड टू बी सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ रिव्यू। आप अपना टेस्ट दें और आप खुद ही चेक कर लें, तो कभी फेल होंगे? तो ये सेल्फ रिव्यू है। अगर आपने खुद ही सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं और आप खुद ही उनका रिव्यू कर रहे हैं, आप खुद ही उनका ऑडिट कर रहे हैं, तो गलती पकड़ी जाएगी। आपकी फ़र्म है, आपकी फ़र्म का एक डिपार्टमेंट है बुक कीपिंग का, वो बुक कीपिंग का डिपार्टमेंट आपने दिया हुआ है कॉलेज वालों को। कॉलेज वो बंदे आते हैं, 2 सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं फर्म वाले, और सारे इनकी बुक कीपिंग जो है करते हैं, सारी एंट्रीज पास करते हैं, सारा कुछ बनाते हैं। और इसी से जाके दायरे ने उसी फर्म से बात की कि आपका जो है दूसरा डिपार्टमेंट वो हमारा ऑडिट कर ले। अब क्या होगा? क्या वो ऑडिट ट्रू एंड फेयर होगा? क्या होगा भाई? उसी फर्म ने क्या किया? इनकी बुक कीपिंग की, इनकी सारी एंट्रीज की, सारा कुछ किया। वही बंदे जो हैं उसी फर्म के दूसरे 2 बंदे आके क्या कर रहे हैं? इनका ऑडिट कर रहे हैं। तो सेल्फ रिव्यू नहीं, अपना काम जो है वो क्या कर रहे हैं? खुद ही चेक कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट कि मैं हूँ, मेरे साथ भी क्या होना है? मैं हूँ। तो अपना ही काम में कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू में आप इंडिपेंडेंट जजमेंट्स पे नहीं जा रहे, आप थर्ड पार्टी से नहीं जा रहे, आप खुद ही क्या कर रहे हैं? अपने आप को असेस कर रहे हैं। जब खुद असेसमेंट होगा तो ये कौन सा थ्रेट होगा? सेल्फ रिव्यू। उसके बाद है एडवोकेसी थ्रेट, कि आप अगले बंदे को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। आप कि जब एडवोकेसी की बात होती है ना, तो जो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की जब हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि फ्री फ्रॉम बाइसनेस हो, अब बाइस ना हो, किसी को ज़्यादा प्रमोट ना करें। एडवोकेसी में क्या है कि आप अपने क्लाइंट को मैक्सिमम प्रमोट कर रहे हैं, हर जगह जाके क्या कर रहे हैं? उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, जब आप एक के साथ तारीफ़ें कर रहे हैं, उसको हर जगह लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा? एडवोकेसी थ्रेट होगा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जो आपको मैक्सिमम प्रमोट कर रहा है, मैक्सिमम बता रहा है, हर जगह जाके आपको रिकमेंड कर रहा है, क्यों करेगा? मतलब में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो लेगा। जब आप एक बंदे की मैक्सिमम तारीफ़ें करेंगे, बदले में क्या लेंगे? बेनिफिट्स लेंगे। बेनिफिट्स मॉनेटरी भी हो सकते हैं, वो गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसमें आ रहा होगा। उसके बाद है चौथा थ्रेट, डैट इज़ फेमिलियरिटी, कि आपकी जान पहचान है। अब आप एक कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं और जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में आपके बैठे होंगे रिलेटिव्स, तो क्या करेंगे? क्या आप इम्पार्शल हो पाएंगे? अगर आपके फप्पो का बेटा एक कंपनी में बैठा हुआ है टॉप मैनेजमेंट में और आप उसका ऑडिट कर रहे हैं, क्या आप इम्पार्शल हो पाएंगे? नहीं। तो अगर आप एक क्लोज रिलेटिव हैं जिसमें आपकी स्पाउस आती है, पेरेंट्स आते हैं, तो ये आपके क्या हैं? क्लोज रिलेटिव है।
ज़रा जान पहचान होगी, तो जितनी अच्छी जान पहचान होगी तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा थ्रेट होगा आपका? फैमिलियर थ्रेट होगा। और आखिरी है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन ख़तरा, कि आपको कहा जा रहा है कि ये काम करो, आप कहते हो मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि तुम नौकरी निकाल देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो बाहर आ तो मिल लेंगे। तो ये जो है ना धमकियाँ, ये क्या होती हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट जो है वो खिला रही होती हैं। आपका एम्प्लॉयर कहता है कि यार हमने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, आप कहते सर ठीक है, सारा डाटा ये है। आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो कहता है यार एक काम करो, तुम ना 22,000 सैलरी की ना कोई 20 एम्प्लॉयज़ डाल दो। अब 32,000 रुपये पर मंथ की सैलरी जो है आप टैक्स में कैश में पे कर सकते हैं। उसने कहा जी 22,000 रुपये सैलरी के पर मंथ पे 20 एम्प्लॉयज़ डाल दो। अब आप देखें, अगर 22,000 रुपया पर मंथ सैलरी हो तो 22,000 इंटू कितने एम्प्लॉयज़ थे? 20 इंटू 12 करें, कितना बनता है? 4 नहीं, ज़्यादा बनेगा 12। गलत है। 26,40,000 कितना? 22,000 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,20,000 कितना ये? अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम ये एंट्री पास कर दो। जब आप एंट्री पास करेंगे ये वाली, तो आपका एक्सपेंस इस अमाउंट से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहते हैं भाई तुझे किसने बताया? तेरे किसने पूछा है? हु इज़ द बॉस, यू और मी? सर आप है, तो बकवास बंद करो, एंट्री पास करो। सर मैं नहीं करता, निकाल दूंगा। तो ये क्या है? इंटिमिडेशन है। ये क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट है, कि आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने काम ना किया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें डाउन साइज कर देंगे, तुम्हारा ये करेंगे, वो करेंगे। तो डैट इज सेड टू बी इंटिमिडेशन थ्रेट। ये बड़ा आम होता है। इसमें फिर हम क्या करेंगे? किताबी बात ये होगी कि देखिए जब ऐसी बातें हो रही हों, जब आपको ये मसला हो तो आप जाके हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, आप उनसे बात करें, सारे गंदे लोग हैं, गलत बातें कर रहे हैं मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि ये ख़र्चा जो है लिख दें, ख़र्चा तो है ही नहीं, तो मैं तो ये नहीं कर सकता, ये तो मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है। ये किताबी तौर पर ऐसा होता है। प्रैक्टिकली तुझे अगर वो करे ना पे 25,000 भी पे कर रहा है, तो कि कर, तो किसी मैं नहीं करूँगा, निकाल दूँगा। सर झेलने और कितनी करनी है? तो प्रैक्टिकली तो ये होता है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकली हैं भाई, तू एक जगह काम कर रहा है, तुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है पर मंथ, तुझे कह रहा है ये काम करना है, तो क्या मैं नहीं करूँगा, वो क्या निकाल दूँगा, क्या करेगा तू? हैं निकल जाएंगे। ओहो, और जगह अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ये सिर्फ ना इस क्लास में हद तक कहने की है। जब आप बैठे हो ना, ये कैमरे जगह सारे शरीफ बन जाएंगे, जैसे कल परसों बने हुए थे कि नहीं, देखें वो इकबाल का शेर सुनाएंगे, ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। यहाँ लिख देंगे सर मज़ा नहीं आ रहा, अल्लाह हाफिज़। ये कहने की हद तक है, ये मीम्स की हद तक। जब घर में बिल के खर्चे पड़े हुए हैं ना, सर ना करें सर। अच्छा सर कितने करने हैं? सर चलें 19 अप्लाई कर लें, सर 18 कर लेना, आपका मेरा आप कर देंगे। ये तो प्रैक्टिकली फिर ये हो रहा था, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हम सिखा रहे हैं आपको कि अगर आपको प्रैक्टिकली काम आ जाए तो आपने क्या करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिखाएंगे। करनी आपने अपनी है, बिकॉज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो आपके एथिकल ग्राउंड्स आ रहे थे, उसको बेस करते हुए तो मुझे पता है आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन हम सिखाएंगे कि अगर ये थ्रेट्स हों तो आपको क्या कुछ जो है इसको ओवरकम करना होगा। तो ये 5 तरह के थ्रेट्स हैं जो आप क्या करेंगे, फेस कर रहे होंगे जब आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, आपकी जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल है कौन कौन से हैं? इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आपको आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करेंगे तो कौन कौन से मसाइल फेस करना पड़ते हैं? 5 तरह के थ्रेट हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिनिटी थ्रेट, और कौन सा है? इंटिमिडेशन थ्रेट। एक ही मसले में मल्टीपल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। एक ही मसले में
मल्टीपल थ्रेट्स भी आप क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। मोर देन 1, मोर देन 2 थ्रेट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, आप फेस कर सकते हैं। तो थ्रेट्स 5 हैं। अगर आपको थ्रेट्स की समझ आ गई है ना कि कौन सा थ्रेट किस कैटेगरी में आता है, तो आप आधा सवाल कर देंगे। है आगे लिखा हुआ है आप सवाल जो है क्या कर लेंगे, आधा जो है वो क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज इस सिनेरियो के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। पहला पार्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। तो आइडेंटिफाई आपने कर लेने हैं। सेकंड पार्ट होगा कि भाई इसका करना क्या है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो थ्रेट्स को पढ़ लें कि भाई जहाँ धमकी है इंटिमिडेशन, जो यारी दोस्ती है फेमिलिटी, जहाँ पे आप किसी की वकालत कर, किसी की प्रमोट कर रहे हैं एडवोकेसी, जहाँ पे अपना ही काम खुद चेक करी जा रहा है तो वो क्या है, सेल्फ रिव्यू, और जहाँ पे ज़ाती आपको फ़ायदे पहुँच रहे हैं वो कौन से हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। ये 5 हैं, ये 5 है। मोस्टली जो है ना, मोस्टली ये सेल्फ रिव्यू टेक्स्ट में हर जगह आ जाएगा, और ये जो आपका फेमिलिटी ये भी हर जगह। ये जो 2 है ना, ये टेक्स्ट में तकरीबन वो ऑलमोस्ट हर सेल पे डाल रहा होता है। बिकॉज आपके लेवल पे चूंकि हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट में मोस्टली क्या होगा कि आपने ही अकाउंटिंग की होगी और आप ही टेक्स्ट का काम कर रहे होंगे, तो सेल्फ रिव्यू सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या किया जाएगा, आपको थ्रेड जो है वो बताया जाएगा। लेकिन आपने इन 5 थ्रेड्स को समझ लेना है कि कौन कौन से हैं। अब इनको डील कैसे करने, जो है कि भाई ये मसला हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो रिमेंबर, अगर आपको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, कौन सा थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट, तो अगर आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स हैं, तो ये एग्जांपल है, सॉरी, बेसिकली कि आपके कौन कौन से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आ सकते हैं। आपके डायरेक्ट शेयर्स हैं, आपकी अनड्यू डिपेंडेंस है, मतलब एक आपका क्लाइंट है जिसको आप काम कर रहे हैं और आपकी फर्म के मेजर पैसे वहाँ से आ रहे हैं, आप उसे लूज़ करेंगे नहीं, तो सेल्फ इंटरेस्ट आता है। अगर आपके क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हैं, सेल्फ इंटरेस्ट आता है। उसके अलावा अगर आपको है कि अगर हमने काम ना किया क्लाइंट चला जाएगा, मार्केट रेप्यूट गंदी हो जाएगी, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट है। या आपकी टीम के मेंबर ऑडिट में भी हैं, आपकी टीम के मेंबर ही टैक्स में भी हैं, आपकी टीम के मेंबर ही बुक कीपिंग में भी हैं, तो ये क्या होंगे, आपके सेल्फ इंटरेस्ट होंगे। सेल्फ रिव्यू क्या होंगे, क्या आपने ही बनाई है फर्स्ट स्टेटमेंट, आप ही क्या कर रहे हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं, आप इनको ऑडिट कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, सेल्फ रिव्यू हैं। एडवोकेसी कि आप फॉर्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हद से ज़्यादा। उसके बाद है फेमिलिटी कि आपके दोस्तियाँ यारियाँ जो हैं वो हद से ज़्यादा हैं, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन रहा है। और इंटिमिडेशन क्या है कि भाई काम नहीं किएगा तो निकाल देंगे, या आप गिफ्ट्स ले रहे हैं, गिफ्ट ले काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटिमिडेशन थ्रेट्स जो हैं वो कहला रहे होंगे। जैसे ये सवाल है कि बिलाल अजहर, इस तरह का सवाल आपको पेपर में आना है। बिलाल अजहर ACA इज़ दैट मैनेजर टैक्सेशन एट लार्ज टैक्स कंसल्टेंसी फर्म, कि बिलाल अजहर जो है वो क्या है, एक फर्म में एज अ मैनेजर टैक्सेशन काम कर रहा है, एंड रिपोर्ट्स टू बदर अली FCA हु इज़ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म। बिलाल कौन है, मैनेजर, और बदर कौन है, पार्टनर। बिलाल अजहर इज़ प्रेजेंटली इंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ DSL, कि वो किसकी रिटर्न्स बना रहा है, DSL की, NIT कंपनी जो इनकी फर्म को मिली हुई है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द टैक्स वर्किंग्स he discovers that the DSL has charged certain expenses against which no supporting documents are available, कि DSL ने हमें खर्चे बता दिए, अब हम कहें भाई रसीद निकालो, रसीद हमारे पास नहीं है। उसने ये मैटर किसके पास लेके गया, जो उसका पार्टनर है, सर को कहा सर जी ये मसला है कि ये है। अब बदर ने कहा यार ये हमारा मसला नहीं है, हमारा काम सिर्फ जो है वो क्या करना है, रिटर्न जमा कराना है, ये मसला ऑडिट वालों का है, वो जाने और उनका काम जाने, हम साइड पे। ये किसने कह दिया, बदर ने। ब्रीफली डिस्कस हाउ बदर अली मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स, कि बदर अली ने कौन से कोड ऑफ एथिक्स की जो है क्या की है, खिलाफ वर्जी की है। एंड ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट दैट बिलाल अजहर में फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। अब देखें, जो बदर है उसको लग गया पता कि ये फ्रॉड है, कि एक ख़र्चा है ही नहीं, उसने क्या किया हुआ है, बुक किया हुआ है, हालांकि ये काम नहीं कर रहे, हालांकि ये सिर्फ टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, बट इनको पता लग गया कि ये काम इन्होंने डाला है, ये वारदात हुई है। तो
आपके कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं कि भाईजान सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इंटेग्रिटी। अगर आप में इंटेग्रिटी हो तो क्या करेंगे आप बताएंगे? हाँ बताएंगे, भाई 2 नंबर ही हो रही है। तो इससे क्या भाई हमारा मसला कोई नहीं है। तो इसका मतलब पहला कौन सा प्रिंसिपल हुआ इसका बाईपास, इंटेग्रिटी का। दूसरा था प्रोफेशनल बिहेवियर। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोफेशनल्स, ये उनका बिहेवियर कि भाई एक चीज़ गलत लग रही है, अगर रिपोर्ट करो, इसने वो भी नहीं की, इसकी वो भी क्या हुई है, बाईपास हो रही है। और तीसरा ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं रही, ऑब्जेक्टिविटी भी इसकी क्या हुई है, बाईपास हो रही है। तो 3 बेसिकली इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो बाईपास हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो कौन सा है, इंटेग्रिटी। क्या हुआ है, इंटेग्रिटी। तो हम ये लिखेंगे। अब बदर अली, अब जब बिलाल से क्या करना चाहिए, अब बिलाल को पता लग गया कि यार ये मसला है, वो जाए वो उससे डिस्कस करे कि सर नहीं ये गलत है, ये हमें बताना चाहिए। अगर बदर नहीं मानता तो जाके सीनियर मैनेजमेंट से क्या करे, डिस्कस करे। अगर वो डिस्कस नहीं करता, देखिए पहला इसमें चीज़ था कि बताएं कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हुए, हमने बता दिया। सेकंड है कि बिलाल अज़हर कौन कौन से थ्रेट्स जो है वो फेस कर रहा है। तो है इसमें एक ही थ्रेट आ रहा है, इंटिमिडेशन, बिकॉज इन्होंने ना तो सेल्फ रिव्यू किया है, ना सेल्फ इंटरेस्ट है, ना एडवोकेसी है, ना फेमिलिटी है। कौन सा बन रहा है, इंटिमिडेशन। बिकॉज ये काम नहीं करेगा तो ये अपना काम कर, हमें क्या देखना है इसको जाके। तो कौन सा इंटिमिडेशन थ्रेट है। अब कैसे इसको ओवरकम करना है, जाकर डिस्कस करे पार्टनर से। वो नहीं मानता, जो सीनियर पार्टनर है उससे डिस्कस करेगा, सर जी ये गलत काम है। अगर वो भी नहीं सुन रहा तो जाकर जो रिस्पेक्टिव बॉडी है उसको कम्युनिकेट कर दे। अगर वही भी नहीं है तो एंड पे क्या कर दे, सर ए तारे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, कि क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे। तो सर ये है सवाल, इस तरह से क्या करना है, इसको आपने जवाब देना है। ये आपको सवाल आएंगे, इस तरह से आपने लिखना है। ब्रीच कौन से हुए, थ्रेट्स कौन से हैं, और थ्रेट्स का हल क्या है। देखिए हर थ्रेट्स का हल 2 तो कॉमन आएंगे, रिज़ाइन कर दो, लीगल एडवाइस ले लो, ये हर एक में फिल होते हैं। लेकिन सबसे एंड पे करना ही है, ये नहीं है कि फटा पड़ के मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। रिज़ाइन सबसे एंड पे है, लीगल एडवाइस क्या है उससे पहले है। सबसे पहले ये है कि भाई जो फटा पड़ेगा उसको डिस्कस करो उस बंदे से, ये पहला। अगर वो नहीं मानता तो उससे जो हायर पोजीशन पे उससे डिस्कस करो। 2 ये कॉमन हो गए, ये हर सवाल के हर सिनेरियो में फिट हो जाएंगे। और 2 ये वाले फिट हो गए हैं, लीगल एडवाइस और कौन से हैं, रिज़ाइन। तो 4 लिख तो 2 नंबर मिल ही जाएंगे आपको। तो इस तरह से आप इन सिनेरियोज का जवाब जो है वो क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। समझ आई यार? 4 से 6 नंबर का आता है। अगर ये 4 नंबर का सवाल होगा ना बेसिकली, तो 2 नंबर हो जाएंगे फट ब्रीच के, 1 नंबर हो जाएगा थ्रेट का, 1 नंबर हो जाएगा सेफ गार्ड्स का। अगर 5 नंबर का हुआ तो 2, 1 और 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आएगा। तो आपने लिखना ऐसे ही है, ब्रीच कौन से हुए, थ्रेट कौन सा है, सेफ गार्ड। सेम हेडिंग्स कि भाई ब्रीच ये 2 हुए हैं, थ्रेट ये है, सेफ गार्ड ये है। आप अगर सही आइडेंटिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी फॉलोइंग प्रिंसिपल हैव बीन ब्रीच, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटेग्रिटी, सिर्फ इतना लिखाते हैं। आप लिखते हैं कि जी थ्रेट जो फेस हुआ है इसको इंटिमिडेशन है, सिर्फ ये लिखाते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगनी, उसने पूछना भाई बताएं कौन से ब्रीच हुए हैं, क्या थ्रेट है और सेफ गार्ड कौन से हैं। तो इसको बेस करते हुए क्या करना है, आपने अपना जवाब जो है वो लिखना है। सिनेरियो लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स का सिनेरियो अगर आप टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो तरीक़ेकार है। अभी आप अगर टेक्स्ट का एग्जामिनर कमेंट्स निकालें और ये रीसेंट पास पेपर निकालें जहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आया है, आप जाके उसके रेलेवेंट एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, बिकॉज बच्चों को सवाल अटैम्प्ट नहीं करने आ रहे। तो अगर आपको टेक्स्ट में कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आएगा, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है सिनेरियो बेस को, क्योंकि उसने 3 चीज़ें पूछनी है कि बताएं कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच हुए हैं, कौन से थ्रेट्स फेस करने हैं और उसका सेफ गार्ड क्या है। तो एक हेडिंग देंगे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो ब्रीच हुए उनका नाम जो है लिख दें, सवाल पढ़ के समझ आपको आ जाएगा। मोस्ट कॉमनली इंटेग्रिटी होती है, जो आप हर जगह उसको चेप सकते हैं, इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये हर जगह चेप सकते हैं। और अगर उसको नॉलेज नहीं है तो भाई कह देंगे ये बंदा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, ये आप कह देंगे। उसके बाद पोटेंशियल थ्रेट में जो सवाल से रिलेटेड होगा वो आप थ्रेट निकाल लेंगे कि भाई ये थ्रेट क्या है, एडवोकेसी, फेमिलिटी, जैसे इस सवाल में कौन सा था, इंटिमिडेशन था।
और उसके बाद थर्ड हेडिंग है सेफ गार्ड्स की, तो जो सेफ गार्ड्स कॉमन है वो लिख दें। अब 4 तो कॉमन सेफ गार्ड आप हर फॉर्म में सेव सकते हैं। पहला, डिस्कस विद डैड पर्सन, वो नहीं मानता तो डिस्कस विद द सीनियर पर्सन, ये 2 हो गए। 2, तीसरा जी लीगल एडवाइस ले लें। चौथा क्या है, रिज़ाइन कर दें। ये 4 हर जगह लिख लो, मिनिमम 4 लिख देना, आपको इसमें से 80 से 90% नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। गॉट इट? नाउ इसको आप एक बार देख लें बुक से, फिर ज़रा हम आगे चलते हैं कि छोटी सी बात जो है वो डिस्कस करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। चलें जी, ये वाला पार्ट होगा आखिरी हमारे लिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन कौन से थ्रेड, बिकॉज हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, टैक्स का, तो हमने देखा है कि टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो कौन से मसले आपको फेस करने पड़ेंगे वो तो सुनिएगा। कि अगर आप टैक्स सर्विसेज की बात करते हैं, तो अगर हम सर्विसेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आप एक कंपनी को कौन कौन से टैक्स सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस जो हैं वो कर रहे होंगे, आप उसकी टैक्स की जो एंट्रीज़ जो हैं अकाउंटिंग एंट्रीज़ वो कर रहे होंगे, आप इन्वॉल्व होंगे उसके टैक्स प्लानिंग में, आप इन्वॉल्व होंगे उसके विद होल्डिंग टैक्स में, आप इन्वॉल्व होंगे उसके एम्प्लॉयज़ के टैक्सेशन का काम कर रहे होंगे, आप उसका टैक्स का काम कर रहे होंगे, आप उसकी करंट टैक्स की कैलकुलेशन करके देंगे, इवन समहाउ आप उसका डेफर्ड टैक्स वगैरह भी कैलकुलेट करके दे रहे होंगे। तो ये टैक्स सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। अब कंपनीज करती हैं, कंपनीज अपना पूरा का पूरा टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म्स को क्या कर देती हैं, आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई ये हमारा पेरोल है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, संभाल लो टैक्स। आप सारा कुछ बता रहे हैं कि भाई ये इसका इनपुट आया, ये इसका आउटपुट आया, सारा मैनेज कर रहे हैं, सेल्स पे, परचेज के ऊपर, इनकम के ऊपर, विद होल्डिंग के ऊपर, विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, सारी एंट्रीज वगैरह आप पास करके दे रहे हैं। तो ये आप टैक्स के सर्विसेज जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसकी ऑडिट क्लाइंट है, मतलब आप उस बंदे का ऑडिट भी कर रहे हैं और आप उसको टैक्स की सर्विसेज जो है अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन कौन से थ्रेट फेस होंगे। 2 थ्रेट हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है, एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, दूसरा कौन सा है, एडवोकेसी। ये 2 मेन थ्रेट हैं, ये 2 मेन थ्रेट है। तीसरा इंटिमिडेशन भी होगा ना, बिकॉज आप उसका काम नहीं करेंगे, क्या करेगा भाई, ना तुमसे टैक्स का काम कराऊंगा, ना तुमसे कौन सा काम कराऊंगा, ऑडिट का, ये भी आ सकता है। लेकिन मेन जो 2 सबसे थ्रेट आएंगे वो कौन से आएंगे, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी। सेल्फ रिव्यू इसलिए बिकॉज आपने ही सारा टैक्स का काम किया, टैक्स की सारी आपने कैलकुलेशन की, तमाम एंट्रीज आपने पास की, टैक्स की प्लानिंग आपने की, विद होल्डिंग स्टेटमेंट आप जमा कराई हैं, एम्प्लॉयज़ के टैक्सेशन आप कर रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं और आप ही क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं बैठ के। आपने काम किया और आप ही क्या कर रहे हैं,
ऑडिट भी करने बैठ गए हैं, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो थ्रेट है वो कौन सा है? सेल्फ रिव्यू। और सेकंड कि भाई आपका ही काम क्लाइंट है, दो डबल काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको हर जगह प्रमोट भी कर रहे होंगे, तो कौन सा होगा? एडवोकेसी थ्रेट। क्या होगा? एडवोकेसी, बिकॉज आपको उससे मेजर चंक आ रहा होगा आपके रेवेन्यू का। फिर इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे आएगा? कि आप उसकी ऑडिट फीस भी ले रहे हैं और आप उससे टैक्सी फीस भी ले रहे हैं, तो आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो जब आपको एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, तो आप चाहेंगे कोई मसला करें, तो आपका यहाँ पे इस तरह से कौन सा आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ रहा होगा। ये 3 थ्रेट समझ आई कि थ्रेट्स कैसे आएंगे। अब जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कहता है कि ऐसी फर्म्स या नेटवर्क फर्म्स जो हैं, जो टैक्स सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी अपने ऑडिट क्लाइंट्स को, तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम इनको रोक नहीं सकते। हम इनको रोक नहीं सकते, जो थ्रेट्स फेस होंगे हम उनको रोक नहीं सकते। तो कहते हैं भाई काम करना ही नहीं चाहिए आपको, कि अगर आप एक बंदे का टैक्स भी कर रहे हो और आप इस बंदे का ऑडिट कर रहे हो, तो ये काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें सब्सटेंशियल थ्रेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब वो थ्रेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? किस तरह से हम उन लेवल्स और थ्रेट्स को एवेल्यूएट करेंगे? रिमेंबर, हम देखेंगे कि जो आपकी इंगेजमेंट डील हुई है काम की, उसकी नेचर क्या है वो देखेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ की टैक्स एक्सपर्टीज़ जो है वो क्या है, कि आप उस हद तक टैक्स का काम करके दे सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज़ ने या एडमिनिस्ट्रेटिव आपको जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई किया है कि भाई एक FBI है, कहता है कि भाई हमारे टैक्स का फलानी फर्म कर रही है, तो FBI ने उसको कितना अच्छा असेस किया है वो, और फिर टैक्स रजीम जो है वो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम देख रहे होंगे टू एवेल्यूएट कि आपने काम किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। अच्छा, इसमें ना एक काम आता है जब इस सर्विसेज की बात करते हैं, वो है टैक्स रिटर्न। आप क्या कर रहे हैं? आप टैक्स की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? टैक्स रिटर्न। देखिए ये सर्विसेज जो है ना, ये सारी थी करंट डाटा के ऊपर, जो इस साल आपके बिजनेस में हो रहा है, आप सारा उसको रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इस साल 2026 में एम्प्लॉयज़ का टैक्स काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये है करंट डाटा। जब आप सर्विसेज की बात करें, प्लानिंग है, सारा कुछ किस में आता है? करंट डाटा में। एक है टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न जो है वो वो बेस करती है हमेशा आपके हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। किसके ऊपर? हिस्टोरिकल। देखिए अभी साल चल रहा है, 1 जुलाई को शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ? 30 जून को। अब इसकी रिटर्न जाके जमा होनी है 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर को रिटर्न जमा होनी है और मैं जाता हूँ, मैं एक कंपनी को टैक्स रिटर्न की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं उनके लिए कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर डाटा की। उसने कहा रिटर्न जमा करा दी है, मैंने कहा कर देते हैं। वो मुझे अपना डाटा देंगे, मैंने बस क्या करना है, एक फॉर्म पे जमा कराना है और सबमिट करा देनी है। तो अगर आप टैक्स रिटर्न की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी क्लाइंट को जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली ये कोई ऐसा बड़ा थ्रेट जो है वो नहीं बना रहा होता, बिकॉज टैक्स रिटर्न्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑल हिस्टोरिकल डाटा, मतलब वो तमाम इनकम, सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसका रिकॉर्ड सारा किसने हमें प्रोवाइड कर दिया? अकाउंटेंट ने। हमने कोई चीज़ नहीं बनाई, हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई, सेल्स की वटएवर जो भी इनकम है हमने रिपोर्ट कर दिया। ये हमारी क्या है? टैक्स रिटर्न है। तो टैक्स रिटर्न की सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करें तो इससे थ्रेट नहीं होता। लेकिन अभी इससे पहले मैंने आपसे एक डिस्कस किया सिनेरियो, याद है? इससे पहले हमने अभी एक डिस्कस किया केस स्टडी। उस केस स्टडी में भी हम टैक्स रिटर्न ही जमा करवा रहे थे, लेकिन वहाँ पे थ्रेट था। अब टैक्स रिटर्न इटसेल्फ इज़ नॉट अ थ्रेट, लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, आपको उसने डाटा प्रोवाइड किया, उस डाटा में कोई मसले हैं और आपको पता है कि वो गैर कानूनी है, फिर वो थ्रेट्स आएंगे जो हमने लास्ट सिनेरियो में डिस्कस किया। तो इसलिए वो डिस्कस पहले ही किया ताकि पता हो कि भाई टैक्स रिटर्न जमा करवाना इज़ नॉट अ थ्रेट। लेकिन टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए अगर आपको डाटा दिया गया क्लाइंट से, उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी और वो कहता जी लिखो, फिर वो थ्रेट होगा जिसको हम क्या करेंगे? रेलेवेंटली आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमने देखा जिसमें मोस्टली थ्रेट जो है वो कौन सा होगा? इंटीमिडेशन का थ्रेट ही होगा, और उसमें जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच हो रहे होंगे, इंटेग्रिटी का और प्रोफेशनल बिहेवियर का और ऑब्जेक्टिविटी का आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप
टैक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने कैसे उनको लेके चलना है, कैसे उनको जो है क्या करना है लेकर बताना है, उसको देख रही है। बिकॉज आपके पास ना क्लाइंट्स जो हैं वो मल्टीपल होंगे। एक वो ऑडिट क्लाइंट्स हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ हैं, एक वो ऑडिट क्लाइंट्स हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ नहीं हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ का मतलब है कि पब्लिक कंपनी जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, और नॉट पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है जो स्मॉल कंपनीज हैं उसकी हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इनको टैक्स की सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे होंगे, आप उनका करंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उनका डेफर टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, डेफर टैक्स एसेट्स होगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ होगी, ये सारा कुछ करके दे रहे हैं। आप इनकी एंट्रीज पास कर रहे हैं, इनकी वर्किंग कर रहे हैं, और लेटर ऑन क्या कर रहे हैं, आप उसी को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहा होगा, आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड, जो अभी हमने बात की थी कि ये सर्विसेज हैं। आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एंट्रीज पास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, विद होल्डिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय का टैक्स है, करंट टैक्स है, डेफर टैक्स है, आप इनकी एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो कल को आप खुद ही इनका ऑडिट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो है वो बनाएगा। अब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड को कैसे हमने ओवरकम करना है उसको हम देखेंगे। अगर आपकी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ है तो फिर तो आप डिस्क्लोज करके देंगे भाई हम ये काम कर रहे हैं, ताकि उसको बताना है। अगर आप ऑडिट क्लाइंट उनका कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ नहीं हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, रिमेंबर आपने टैक्स का काम जिन लोगों से करवाया है, मेक श्योर वो आपकी ऑडिट टीम में बंदा ना हो। मतलब अगर ये बंदा गया, इसने टैक्स की वर्किंग करके दी है, तो जब हम उस कंपनी का ऑडिट करने टीम भेजेंगे उसमें ये बंदा या इसका यार दोस्त शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि सम सॉर्ट ऑफ क्या हो, इंडिपेंडेंसी जो है वो इन्वॉल्व रहे। और फिर एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर भी होना चाहिए जो ऑडिट वाला काम क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि ऑडिट वाले ने काम ठीक किया कि नहीं किया, ऑडिट वर्क सही परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, सर्विस सही परफॉर्म हुई कि नहीं, ताकि जो हल्का थ्रेट भी है कि जी एक ही फॉर्म ने दोनों काम किए हैं तो वो क्या हो जाए, मिटिगेट। अब देखें ना, टैक्स इस बंदे ने करके दिया और हमने करवाया ऑडिट इस बंदे से, दोनों आपस में एक ही फॉर्म के लोग हैं, लेकिन इसका अलग डिपार्टमेंट है, इसका अलग डिपार्टमेंट है, और हमने रखा हुआ इंडिपेंडेंट बंदा, वो उसने इसका भी काम रिव्यू कर लिया, इसका काम भी रिव्यू कर लिया। तो इफ़ दैट इज़ द केस, तो जो थ्रेट होगा जिसमें हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहा था वो क्या हो देगा, बहुत हद तक जो है वो मिटिगेट जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की एंटिटीज़ है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उसके लिए क्या है कि कहते हैं कि फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर एन ऑडिट क्लाइंट, जो पब्लिक इंटरेस्ट होगा, फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट आर मटेरियल टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द फर्म विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। कि अगर आप कोई पब्लिक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको उसको टैक्स का काम नहीं करना चाहिए अगर वो मटीरियल है। अगर वो टैक्स का काम मटेरियल है जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट आएगा तो आपको टैक्स का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो इमटेरियल चीज़ें हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मटेरियल चीज़ें हैं तो आपको टैक्स का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, पाकिस्तान ऑडिट फर्म इज फेस्ड विद द फॉलोइंग सिचुएशन, ABC लिमिटेड एन ऑडिट क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी रिव्यूड बाय योर फर्म एट द टाइम ऑफ ऑडिट। उसने आपको कहा कि भाई तुम्हें ऑडिट कर रहे हो तो ये हमारा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करो। ABC लिमिटेड इज़ नॉट अ पब्लिक एंटिटी। अब पहले सिनेरियो में पब्लिक एंटिटी कंपनी नहीं है, सेकंड सिनेरियो में क्या है, पब्लिक एंटिटी कंपनी है। तो अब हमें कैसे इसको लेके चलना पड़ेगा। देखें, अगर सिचुएशन 1 है, अगर सिचुएशन 1 है वो पब्लिक एंटिटी कंपनी नहीं है तो आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो है वो आएगा। अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेड आपका आ रहा होगा तो इसको आपने कैसे मिटिगेट करना है, आपने वो प्रोफेशनल यूज़ करने हैं ऑडिट में जिन्होंने टैक्स का काम ना किया हो। आप एक्सटर्नल जो एडवाइस है वो भी लेंगे, आप इंडिपेंडेंट रिव्यूअर जो है वो रखेंगे जो आपके सर्विस वर्क्स के, टैक्स के वर्क्स को ऑडिट को क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर रहा होगा। क्योंकि आप नॉट पब्लिक एंटिटी थे, आप इससे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अगर पब्लिक एंटिटी है और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है फिर तो भाई आप ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है फिर ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज आप कौन सी एंटिटी हैं, पब्लिक बेस्ड एंटिटी हैं। अगर पब्लिक बेस्ड एंटिटी हैं और इमरजेंसी सिचुएशंस हैं फिर आप क्या करेंगे, आप काम करेंगे। अगर आप काम करेंगे सेम वही जिस टीम ने टैक्स किया है वो ऑडिट का पार्ट नहीं होगा,
ये सर्विसेज सिर्फ वन टाइम होंगी, शॉर्ट टाइम, ये रिकरिंग नहीं होगी। और ये सिचुएशन जो है ये वाली, आप जाकर टॉप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उससे क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो एक चीज़ जा रहेगी वाज़िया तौर के ऊपर, इफ़ द एंटिटी इज़ पब्लिक एंटिटी, तो आप अगर उनका ऑडिट कर रहे हैं टैक्स का काम नहीं कर सकते। अगर किसी इमरजेंसी में करना पड़ भी गया तो फिर वो वन टाइम होगा और उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया जाएगा, ये चीज़ है। बिकॉज अगर वो चीज़ें मटेरियल हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर इमटेरियल है फिर आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट उसके लिए भी प्रॉपर आपको सेफ गार्ड्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी एंटिटी नॉन पब्लिक एंटिटी है फिर क्या कर सकते हैं, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर सेफ गार्ड्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे। अब हमारे लिए सबसे रेलेवेंट यही है, पेपर में हमें क्या आएगा, पेपर में हमें यहाँ सिनेरियो आएगा जो हमने डिस्कस किया है। यहाँ पूछेगा कि पब्लिक बेस्ड एंटिटी को टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, नॉन पब्लिक बेस्ड एंटिटी का टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, ये पूछेगा। अगर नॉन पब्लिक बेस्ड एंटिटी है, अगर उसका आप टैक्स ऑडिट इकट्ठा कर लिया है तो क्या सेफ गार्ड्स होने चाहिए, अगर पब्लिक बेस्ड एंटिटी है उसका टैक्स ऑडिट कर लिया तो क्या सेफ गार्ड होने चाहिए, ये चीज़ जो है वो क्या करेगा, आपसे पूछ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जाके बस आपने इस लेक्चर को सुनने बिकॉज बुक से इसमें देर इज़ नथिंग टू क्रैम, इसमें रट्टे वाली एक भी चीज़ नहीं है, आप इसे क्रैम कर ही नहीं सकते बिकॉज हर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो आप अगर एक सिनेरियो याद करते हैं और आप उसी को लेके चलेंगे, पेपर में कोई और आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको समझें, समझ के आप जो रिसेंट 2 सवाल आए हैं पास्ट पेपर्स के उनको अटैम्प्ट करें इस फॉर्मेट में, डैट इज़ इनफ फॉर यू। इसके साथ हमारे कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं।